क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप केयरलेसली पढ़ोगे तो आपके मन में जो आएगा ना वही आप उसका परसेप्शन लोगे, और अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन का जो ओरिजिनल पर्पज है वो परसेप्शन आप लोगे। इसका सोल्यूशन करना है। तो बात ये है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कुछ आर है जो भी है, जैसे 5 सेंटीमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस है वो मैंने फिक्स कर दिया कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चार्जेस क्या क्या है मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन ने दे भी नहीं रखा, Q1 Q2 लेट इट बी, और इनके बीच में वैक्यूम है। जब वैक्यूम है ना तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है, गिवन एंड आस्क्ड, ये लिस्टिंग तो पहले कर लेनी चाहिए हमें। तो वैक्यूम में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उन दोनों पर वो है F नॉट, दैट इज 40 न्यूटन एट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा दे रखा है हमें। उसके बाद पूछ रखा है कि भाई इनके बीच में कोई मेटल की शीट ला दी हमने 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर थिक ऐसे मेटल की शीट है, वो आ गई इनके बीच में, ऐसे आ गई। दिस इज मेटल शीट। ओके, मेटल शीट के लिए एप्सिलॉन कितना होता है, इनफाइनाइट। ये K इक्वल टू इनफाइनाइट के दो। ठीक है, अब बात ये है, ये कह रहा है कि अब Q1 और Q2 का एक दूसरे पर क्या फोर्स लगेगा। पहला पॉइंट ये, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस नाउ, इसका और इसका जो आपसी फोर्स है ना एक दूसरे पर, हाँ, तो मेटल प्लेट बीच में आ जाती है तो देखो होता क्या है, ये Q1 अपनी तरह से इंडक्शन करता है। ये बात सोच के देखो कि यहां पर कोई 6 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहां पर दूसरा चार्ज, उसके बाद में करेंगे। पहले इस 6 माइक्रोकूलम को देखो, अकेले इसका इस मेटल पे क्या असर होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मेटल इसके पास में है, बहुत पास में है, तो इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कनेक्ट हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, इस सरफेस पर -6 माइक्रोकूलम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है तो कम हो जाएगा, जैसे कि -5 माइक्रोकूलम हो गया, 4 हो गया। डिस्टेंस ज्यादा होती है तो क्या है, इतना असर नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड का। पास में होता है तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आ जाता है, क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसने -5 माइक्रोकूलम इस सरफेस पे इंड्यूस कर दिया और +5 माइक्रोकूलम इस सरफेस पे इंड्यूस कर दिया। चलो ऐसे इंड्यूस हो गया चार्ज। अब मान लो कि यहां पर एक चार्ज और है, जैसे कि इसको मैं कह दूं कि -3 माइक्रोकूलम चार्ज यहां पर, और उसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा। 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव इसने कर दिया और इसका -2 माइक्रोकूलम भी आएगा, वो इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी फील्ड लाइन यहां तक आएंगी। ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कनेक्ट होगी इसकी। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये लो, ऐसे हो गई। अब ये बीच में एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले तक डायरेक्ट नहीं पहुंचने दे रहा। जब इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे आ ही नहीं रही, जब इसने जो डोरी फेंकी थी ऐसे, वो उसको पकड़ ही नहीं पाया, तो उसको खींचेगा कैसे। मतलब ये है कि ये 6 माइक्रोकूलम चार्ज है ना, ये इस -3 माइक्रोकूलम को इफेक्ट नहीं कर सकता है अब। ठीक है, इसका उस पर जो इंटरेक्शन है वो 0 है, मतलब इसका उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, इसका फोर्स उस पर 0। और इसकी बात करें तो यही हाल इसका है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक पहुंचा ही नहीं उस तक, तो ये उस पर फोर्स क्या लगाएगा, नहीं लगाएगा फोर्स। बीच में ये शील्ड बन के खड़ा हो गया, ढाल बन के खड़ा हो गया बीच में, समझ गए। सो इफ देयर इज अ मेटल पीस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, the electric field of one charge cannot approach the another charge. Hence,
देयर इज नो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस डायरेक्टली। तो ये चार्ज एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। हमारा पहले का आंसर आ गया, ठीक है। और डेटा जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। मैं इसे हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन बाद में डिस्कस कर लेंगे। बात ये है कि ये उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो क्या उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा? फोर्स लग रहा है उस पर। वो फोर्स क्या है? इस मेटल ने अपने इंड्यूस्ड चार्ज से लगाया उस पर। अब जो फोर्स लग रहा है वो इस मेटल की सरफेस और उस चार्ज के बीच में लगेगा, ठीक है। तो चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं, फिर भी फोर्स जीरो नहीं है उन पर। फोर्स तो लगेगा लेकिन एक दूसरे पे नहीं लगाएंगे। अब ये जो नया फोर्स होगा ना, ये कितना होगा वो फाइंड हमें करना है, ठीक। अच्छा जी, तो हमारा डेटा जो दे रखा है वो लिख लेंगे। फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज टू बी फाउंड व्हेन चार्जेस आर एट 4 सेंटीमीटर। अब एक फ्रॉम ईच अदर, ये हमारा पूरा डेटा दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहला आंसर मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसे हटा रहा हूं ना, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, ये बात याद रखनी। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड इंटीरियर ऑफ कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आंसर ऑफ फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फोर्स between the point charges will be zero due to shielding effect of the metal। तो दो चार्जेस के बीच में ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो चार्जेस के बीच में कितनी भी पतली मेटल की फिल्म रख दी या शीट रख दी या मेटल का पीस रख दिया, कुछ भी रख दिया छोटा मोटा भी, तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे नहीं, ठीक है। वो शील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में एक मेटल रख दो, आप बच जाओगे उस वाले फील्ड से, ठीक है। और मेटल अगर आपके दूसरी तरफ तक गया तो फिर आप पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ही नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटल की कोई कैविटी बना लो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ हो जाओगे, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरीके से ये सरिये है ना, जैसे इस सरिये का इस तरह से केज सा बना दिया उसने, ऐसे ये इस तरह से केज सा बना दिया और इस केज के अंदर ऐसे आदमी खड़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये इसके इनसाइड है इस केज के, और बाहर क्या है? सरिये, ऐसे सरिये, ऐसे आ गया दोनों तरफ, ऐसे आ गया दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, बीच बीच में सरिये तो है, गैप है। अब बाहर का कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आकाश से बिजली भी गिरेगी ना, तो मैं तो अंदर हूं ना, इस पर जरा सभी कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जितना भी चार्ज है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज हो मेटल की सरफेस के बाहर तक असर करेगा, अंदर नहीं आने देगा इसका, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। एक तरीके से मेटल के अंदर एक कैविटी बन गई है, जो कि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से, अभी डायग्राम बनाया था मैंने, बचा लेता है। हाँ जी, पहला तो आंसर हो गया। अब सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एदर ऑफ द चार्जेस। अब बात यह है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और कहे कि अब इस Q2 पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये नहीं कहा कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, किसी की वजह कुछ नहीं बोला, बस इस पे फोर्स कितना लगेगा या इस पे फोर्स कितना लगेगा वो पूछ लिया। लगेगा तो बराबर, लेकिन लगेगा कितना? तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो मैंने अभी अभी डायग्राम बनाया था ऐसे, तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बार बार तो है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ पर E इनसाइड इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? ये 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, और ये टोटल 5 सेंटीमीटर है।
तो जिस जिस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसको डिलीट कर दो। अगर इसको मैं गायब कर देता हूं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर का बचेगा कि नहीं, 4 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना कि जितनी थिकनेस मेटल शीट की हो गई वो स्किप हो जाएगी। तो अब आप डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर अज्यूम करके रेगुलेशन कर लो कूलॉम्स लॉ से, बस हो गया आपका। सो इजी इट इज। ठीक है। अब बात यह है कि डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस कितना रह जाएगी, 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस is diminished out due to metal film, metal sheet. Now effective distance is 4 सेंटीमीटर। और कुछ बदला क्या? और तो कुछ भी नहीं बदला, चार्जेस वो के वो हैं, बस बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कम करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो सिर्फ डिस्टेंस का ही तो मैटर है। अब ऐसा क्वेश्चन को जिसमें एक पैरामीटर चेंज होता है बाकी सब ऐसे कैसे हैं? तो आप अगर पूरा फॉर्मूला यूज करोगे, लास्ट में डिवीजन करोगे तो बाकी सब तो कट ही जाए, खाली डिस्टेंस का टर्म आएगा। तो मैं कहता हूं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाकी जो के Q1 Q2 वगैरह आएगा इक्वल होके, है ना। तो वो सब कटना ही है। तो फिर मैं एक कम करता हूं, दिस इंप्लाइज एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम इक्वल टू आर वैक्यूम स्क्वायर अपॉन आर, हाँ ये कहें आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। ऐसे लिख दो क्या, मीडियम की वजह से जो डिस्टेंस आर डैश है, और वैक्यूम जब था पहले शुरू में ऐसे वैक्यूम था उस टाइम पे डिस्टेंस स्मॉल। ऐसे में एफ मीडियम में हमें फाइंड करना है अपॉन एफ वैक्यूम में कितना है 40 न्यूटन इक्वल टू डिस्टेंस पहले थी 5 सेंटीमीटर अपॉन अब कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आप ये कहोगे कि भी इसको मीटर में क्यों नहीं चेंज किया, भाई मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर -2 ऊपर आएगा, 10 टू द पावर -2 नीचे आएगा, कट जाएंगे। मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर जब रेशियो की बात आती है तो सेम यूनिट कोई सा ही रख लो, मिलीमीटर माइक्रोमीटर व्हाटएवर कुछ भी रख लो, आंसर भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो यूनिट वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो ऐसा ही करो, नॉन ऐसा ही करो, लेकिन होना चाहिए आइडेंटिकल यूनिट। ऐसा नहीं कि 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में ले लो, ऐसा नहीं। तो ऐसे में आपका आंसर क्या बनता है, एफ मीडियम या मेटल को एफ मेटल इक्वल टू आ गया 40 न्यूटन इंटू 25/16, ये होगा स्क्वायर है ना, बोल कैसे गए हम, क्या आ गया। अब देखो ये 4 8 से कट रहा है, 5 टाइम्स 2 125/2 तो 62.5 न्यूटन इतना हो जाएगा। फोर्स विल इंक्रीज। सही है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और भी कितने आएंगे पेपर। देखो इस तरह के जो कंसेप्ट सिखाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये कुछ खास क्वेश्चन होते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 माइक्रोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल द पॉइंट लाइज इन, पॉइंट नंबर 1 है वैक्यूम, या फिर वो वैक्यूम में नहीं हो बल्कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो जिसका के इक्वल टू क्या है 10 है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन से कौन सा डेटा है वो देखो पहले तो, गिवन एंड आस्क्ड। हाँ जी, गिवन क्या है, डिस्टेंस दे रखी है 2 माइक्रोमीटर। अब देखो हम जो कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला बेस होगी 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो ऐसा ही नहीं है,
तो ऐसा ही में कन्वर्ट करेंगे, 2 टाइम्स माइक्रो का मतलब समझते हो बेटा? माइक्रो का मतलब कितना होता है? माइक्रो यूनिट मॉडिफायर है, यहां पर यूनिट तो कौन है? मीटर, और माइक्रो इसको मॉडिफाई कर रहा है। माइक्रो एक एसआई प्रीफिक्स है, इसका वैल्यू होता है इंटू 10⁻⁻6, ठीक है? मिली 10⁻⁻3 होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, मिली होता है -3, माइक्रो तो -6 पावर से, नैनो होता है -9, पिको होता है -12, फिर फेमटो -15, एटो -18, ऐसे करके होते हैं। वो सब यूज नहीं होते, लेकिन ये बहुत यूज होता है, ठीक है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, बस इतने यूज होते हैं आपके, ठीक है? 10⁻⁻3, -6, -9, -12, -15, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऐसे याद रख लो। वरना इसके ऊपर क्या है, एक लेक्चर है मेरा, बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ बता दिया उसके अंदर, सब कुछ जो आपके कभी भी काम आएगा। वो लेक्चर देख लेना आप, इसी चैनल पे ही पढ़ा है, ठीक है? और क्या दे रखा है? अल्फा पार्टिकल है, तो इसका चार्ज भी पता है, कितना चार्ज होता है आप बताओ मेरे को, मैंने बता दिया था आपको। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, बताओ? क्यू ऑफ अल्फा कितना होता है? अल्फा पार्टिकल होता कौन है, पहले तो उसकी आइडेंटिटी बताओ मुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था, हीलियम का एटम होता है ना, हीलियम के एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन भगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं हीलियम में, उन दोनों को निकाल दो एनर्जी देके, तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं प्लस 2 न्यूट्रॉन हैं, वो सब अभी भी यहीं बैठे हैं, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अब इसमें एटम का स्ट्रक्चर ही नहीं रहा, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन थे, वो ऑर्बिट कर रहे थे, वो चले गए तो ऑर्बिट्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहा। अब ये न्यूक्लियस, इसको हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है? अब इसका चार्ज कितना होगा बताओ? +2e होगा ना? 2 प्रोटॉन ही तो है अल्फा पार्टिकल के अंदर, और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का तो मतलब चार्ज में कोई इंटरफेयर ही नहीं, तो एक प्रोटॉन पर +e चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही होता है, लेकिन ये प्लस होता है, तो +2e चार्ज हो गया। अब इसकी वैल्यू देखें तो e का वैल्यू तो पता ही आपको कितना होता है, 1.6 हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम होता है, तो फिर ये हो गया 3.2 टाइम्स 10⁻⁻19 कोलॉम। ये किसका चार्ज है? अल्फा पार्टिकल का, ठीक है? और अब आपको इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, तो पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2 माइक्रोमीटर इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं हम, पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस तरफ पड़ा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन होगी, लेकिन हम मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अल्फा पार्टिकल एक पॉइंट चार्ज है, क्या फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको कल बताया था कि जो फॉर्मूला बनाया है उसे याद रखना है, कल ही तो वो फॉर्मूला बनाया था हमने, याद रहना चाहिए बेटा, जो कुछ पढ़ा दिया है वो याद रहना चाहिए आपको, भूलना तो भूल से ही नहीं। KQ अपॉन R², KQ अपॉन R², ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पर, ये मैग्नीट्यूड है। अब मैंने आपको बोला कि वैक्यूम की बात हो रही है, तो वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? वैक्यूम के लिए ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक नहीं, ये कूलॉम्स कांस्टेंट है, ये होता है 9 टाइम्स 10⁻⁹ ऐसा ही वैल्यू है, याद रख लेना इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये के जो है ना वैक्यूम के लिए ये है, ठीक, इनटू क्यू का वैल्यू ये रहा। लॉ में ऐसा ही में है ये भी, अपॉन डिस्टेंस ये रही, इस डिस्टेंस का ऐसा ही वैल्यू है, करो स्क्वायर क्या आएगा, ऐसा ही में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ ऐसा ही में क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे है, एफ अपॉन क्यू से आता है, डेफिनेशन में वही तो है, न्यूटन अपॉन कूलम। अब इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर निकाल लेना है, क्या आएगा, देखो इस 4 से ये कटेगा 0.8 आएगा, आएगा ना, ये 9 जा, ये आ जाएगा, बताओ 7.2 इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी, कलेक्ट करो, ये होगी 10 की पावर -10 और नीचे से प्लस आएगी 2, क्या, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इस वैक्यूम वाले पॉइंट पर। आगे बात करो, दूसरा पॉइंट, इफ k इक्वल टू 10 इज प्रेजेंट मीडियम, सारी वर्डिंग लिखनी नेसेसरी नहीं है, हिंट लिख दो भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के की बात कर रहा हूं, ये 10 है, तो कैपिटल के में और ई में क्या रिलेशन है, देखो ई इन मीडियम अपॉन ई इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एक जैसा ही रिलेशन है, क्योंकि फील्ड से फोर्स से ही फील्ड आता है। तो ऐसे में मैं ये कह दूंगा मीडियम में फोर्स और वैक्यूम का फोर्स, ये जो इसकी वैल्यू आएगी ना, ये क्या आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के, नीचे तो एप्सिलॉन और ऊपर एप्सिलॉन नॉट आएगा, बाकी सब कट जाएगा, 1/4 पाई ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, क्यों कट जाएगा और डिस्टेंस भी कट जाएगा। ऐसे में ये कितना आएगा, 1/k, क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये उल्टा हो गया इसका। अब मैं इससे निकाल लेता हूं, ई मीडियम का वो आ जाता है, हाँ, एफ ई वैक्यूम में अपॉन k, चलो वैल्यू पुट करो, हाँ जी, ये रहा 720 न्यूटन पर कूलम वैक्यूम में था, देखो इसे, ये 720 न्यूटन पर कूलम ही है, डिवाइड विद k इक्वल टू मीडियम का 10 है, तो ई मीडियम में कितना आ जाएगा, 72 न्यूटन पर कूलम। ये लो, चाहो तो इसे पूरा कर सकते हो फॉर्मूला से, कैसे करोगे पूरा, चाहो तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, ई मीडियम में इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या है, इसको आप ये कहोगे ई मीडियम के अंदर, और इसको तो कह देते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे आ गया 1/k, ये देख लो, ये वैक्यूम वाला आपने ये लो यहाँ अपॉन के, वही बनता है वापस से। देखो दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। ये कह रखा है क्वेश्चन में कि साइज ऑफ दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, ऐसे कह रखा है। फिर आपको ये कह दिया कि इनका साइज है ना, साइज एक जैसा ही है। अब एक तीसरा आपके पास में ऐसा का ऐसा कंडक्टर है, ये दोनों भी कंडक्टर है, तीसरा एक कंडक्टर है, उसको आप पहले तो इसके साथ में कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है। पहला तो उस तीसरे को आप, ये न्यूट्रल है, इसका सिग्मा क्यू इनिशियली क्या है 0, इसको पहले तो आप लेकर आओगे, इसके साथ कांटेक्ट कराओगे, ठीक है, पहला एक्शन। उसके बाद इससे हटाओगे और फिर यहां लेकर जाओगे,
ये दूसरा एक्शन होगा। ठीक है, ये पहले यहां आएगा, इससे टच करेगा, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, इसके जाके टच करेगा, और उसके बाद में ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तीसरा एक्शन क्या है, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब इन दोनों को फिर ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, और उसके बाद ये कह दिया कि इन चार्जेस को इस तरह से सेपरेट कर दिया है कि इनके बीच का डिस्टेंस है ना, वो 1/3 हो गया है पहले से। पहले कितना था, r, और अब हो गया r/3, 1/3 कर दिया है। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा था ना, वो था F, ये इस पे F फोर्स लगा रहा था। अब ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये क्वेश्चन है। नाउ F डैश ये कितना है, ये क्वेश्चन है। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इनिशियल इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू कितना होगा देखते हैं। इनिशियली इसका चार्ज क्या है, Q, इसका चार्ज क्या है 2Q, तो K Q1 Q2 हो गया, अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, तो F इक्वल टू कितना आया 2KQ² डिवाइड विद R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहा है कि अब नया फोर्स क्या होगा वो देखते हैं। हाँ जी, न्यू चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स। हाँ जी, अब इन कंडक्टर्स पे नया चार्ज क्या होगा, देखो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर एक जैसे है ना, एक जैसे ही है। जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके एक कंडक्टर बन जाएंगे, और इसकी सरफेस जो है ना, आधा तो उस सरफेस को एक कंडक्टर शेयर कर रहा है, आधा दूसरा कर रहा है, तो आधा चार्ज तो एक कंडक्टर पे जाएगा और आधा दूसरे पे जाएगा। मतलब यहां पर जो भी इन जुड़ने के बाद इन दोनों का टोटल चार्ज है ना, ये तो 0 है, प्लस ये Q है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ Q, वो आधा इसका होगा और आधा ये लेके निकलेगा। तो फिर इसका नया चार्ज क्या होगा, इसका नया चार्ज होगा, बोलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, Q/2। अब इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज होगा जब ये इधर जाएगा तो। ठीक है, ओके, तो ये चार्ज हो क्या आया है Q/2 से, और इसका इसके साथ जुड़ने के बाद टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 2.5Q हो जाएगा ना। ओके, 2.5Q, और जुड़ने के बाद ये और वो एक जैसे ही है, तो आधा उसका और आधा इसका। ठीक है, 2.5Q का आधा क्या हुआ 1.25Q इसका, और उतना वो लेके निकल लिया अपना, और 1.25 को 1.25 बोलते हैं, 5/4 कहते हैं ना, तो इसमें आ गया 5/4Q इसका चार्ज। अब न्यू चार्जेस ये है, प्लस इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R/3 है। अब ये डेटा यूज करके वो का वो फॉर्मूला निकाल लेना है, F डैश इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R/3 का स्क्वायर। F डैश विल बी, बताओ जी, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को तो ले लो अलग, ठीक, और नंबर्स को अलग रखो। डिवीजन में ये नंबर कितना आ रहा है 8, ठीक है, और ऊपर है 5, तो यहां पर आ गया 5/8, और ये 1/3 था, 1/9 हो जाएगा, और वो 9 जाएगा ऊपर 9। यहां पर ये 2 आ रहा है ना, सोचो उसमें 2 हो जाए तो हमें डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक 2 ले आता हूं, है ना, पर मेरे पापा की सरकार तो है नहीं कि मैं ऐसे 2 लिख दूं, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यहां 2 लिखा है तो नीचे भी कहीं पर 2 तो सेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर भी एक 2 लगा देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। अब मैं इसे कह दूंगा क्या
बोलो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये इनिशियल फोर्स है, तो फिर मैं इसको कह दूं इनिशियल फोर्स इंटू 45/16। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जितना फोर्स लग रहा था ना उसका 45/16 टाइम्स अब लगेगा। तो मैं इसे चाहूं तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो 2.8 नियरली 2.8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। ये नया फोर्स इतना लगेगा, पहले से 2.8 टाइम्स। और क्वेश्चन ने पूछा ऐसा ही था, हाउ विल द फोर्स चेंज, ये पूछा कि ऐसी हरकतें हमने कर डाली इतनी सारी, अब बताओ अब नया फोर्स कितना लगेगा। तो जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग है ना वैल्यूज मॉडिफाई हो रही, कर जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और मैं सहारा ले रहा हूं एक टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज के बारे में हम बात कर चुके हैं काफी। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया, टेस्ट चार्ज लॉजिकल एनालिसिस के लिए पॉजिटिव ही लेंगे। मैथमेटिकली जो जी में लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मैथमेटिक्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है प्लस माइनस में, पर लॉजिकली हम प्रायोरिटी पर रखेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखा, क्यों नॉट। तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जो डायरेक्शन आ रही है फोर्स की, ऐसे आ रही है, ठीक है, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पॉजिटिव स्टैंडर्ड पे डिफाइन होता है, डायरेक्शन वाइज। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड तो मैथमेटिकल इश्यू है। अब ये यहां पर इस तरफ पॉइंट कर रहा है, यहां रख दो, फिर भी इधर ही फोर्स लगेगा। कूलोम्स लॉ कहता है फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इस तरफ ही इसको फोर्स लगेगा। फिर आगे रखा वापिस इधर, यहां रखा तो कैसे, यहां रखा तो ऐसे। अब ये सीधा का सीधा ये जो लाइन जाएगी कहां तक, इन्फिनिटी तक होगी ये, ठीक है। तो एक तरीके से इस फील्ड के अंदर एक लॉजिकल हमें ट्रैक मिल गया है कि इस बात पे कहीं पर भी कोई आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज का पर्पस क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिफाइन करना। अब ये जो एक पाथ ऐसा ट्रैक मिल गया हमें, इस ट्रैक को हम कह देते हैं फील्ड लाइन। क्या ये वास्तव में कोई लाइन है? वास्तव में होती तो दिखती, माइक्रोस्कोप कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी से भी देखो दिखेगा कुछ नहीं, ये इमेजिनरी है, हमने अपनी इमेजिनेशन से इसे जनरेट किया है। ये पैटर्न बनाता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी टेंडेंसी किस तरफ है, किस तरह की है, ठीक है। इसी तरीके से इस तरफ भी आप टेस्ट चार्ज रख के देखो तो वो ऐसे, फिर यहां रखो तो ऐसे ऐसे, और ये इस तरह से इन्फिनिटी तक इस तरफ भी होगी, ऑल अराउंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कहां तक, इन्फिनिटी तक। These lines which are imaginary and continuous curves are called electric field lines। आई बात समझ में? अब ये तो पॉजिटिव चार्ज की हो गई। अगर आइसोलेटेड कोई नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा वो तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ होंगी। यहां रखोगे तो ऐसे होंगी, और पीछे रखा होता तो ऐसे होती, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी से आती है ना। So electric field lines due to a negative source charge will be straight from infinity to the surface of the charge, ठीक है। इस तरफ भी अगर करोगे तो ये ऐसे आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे, तो ये स्ट्रेट ऐसे, और फिर इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। सो ऐसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये जो डायग्राम होता है। बेस क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये पाथ इस तरह से जो डिफाइन हो रहे हैं इनको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहे हैं। बात पकड़ में आई? डेफिनेशन बहुत इजी है इसकी। डेफिनेशन है कि भाई ये होते इमेजिनरी हैं और कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ऐसे नहीं कि बीच बीच में टूट फूट मिल रही है ना, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। और एक चीज क्या है कि मान लो कि ये तो आइसोलेटेड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर मान लो पेयर ऑफ चार्जेस भी हो प्लस माइनस, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर मुड़ेगी भी मिलेगी, मुड़ेगी, लेकिन मुड़ने पर भी वो एंगल नहीं बना सकते इस तरीके से।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से तो स्टार्ट होना है और निगेटिव पर टर्मिनेट होना है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगी, यहां चार्ज रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो ऐसे जाएगी और चलते चलते ये निगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएगी फील्ड लाइन, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और निगेटिव में एंटर कर जाएगी। ठीक है, लेकिन सारी फील्ड लाइन सीधी नहीं होती। जैसे कि इस तरफ यहां इसके पास होगा तो इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, इस तरफ डायरेक्शन होगी ऐसे। यहां रखोगे तो थोड़ा ये खींचने भी लग जाएगा, ये धक्का देगा, ये खींचेगी, तो इस तरह से आएगी डायरेक्शन। फिर यहां रखोगे तो ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी और फिर ये डोमिनेट करने लग जाएगा, तो फील्ड लाइन इसकी तरफ खींच जाएगी। ऐसे ही इस तरफ से जो फील्ड लाइन आई वो ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। ठीक है, और इस तरफ उसका असर होगा, लेकिन वो इस तरह से फिर भी होगी, ये ऐसे होगी। ठीक है, और इधर वाली ऐसे है, यहां से ऐसे है, हाँ? ऐसे है और ऐसे। ये और भी आगे कंटिन्यू बनेगी, मैं थोड़ा सा सेगमेंट बना रहा हूं इसका बस। So these traces are electric field lines, but these are continuous पर imaginary, but they cannot make an angle। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं हो सकती, शार्प टर्न्स नहीं होंगे इसमें। ठीक है, सडन बेंडिंग नहीं होगी इसकी, कर्व्स होंगे, ये कर्व्स होता है ना, वो बस सॉफ्ट बेंडिंग करता है, ऐसे नहीं, सडन बेंडिंग नहीं करता है, अचानक से एंगल बना दिया, ऐसे नहीं करेगी। इजी। नंबर 1, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब बस इतना सा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, अपने ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उससे एक टेंजेंट के थ्रू अपने उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, याद रखना, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑन इट। अगर आप किसी चार्ज को यहां रखोगे तो इसकी टेंजेंट उस पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसकी डायरेक्शन को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। किससे? टेंजेंशियल। जैसे अब मान लो यहां पर एक पॉइंट और ले लिया आपने बी, तो आप यहां पर टेंजेंट बढ़ाओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग होगा, ऐसे ऐसे होगा। और लाइन आपको ऐसे नहीं कि यहां पर ऐसे बना दीजिए, लो जी ये है, नहीं, इसको पीछे की तरफ आप बढ़ाते हो ना तो ये काट के निकल जाती है, इसको ये टेंजेंट नहीं होती है। टेंजेंट बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप इसको इसी तरीके से पीछे खींचते हो तो फिर वो काट के नहीं निकलनी चाहिए। टेंजेंट जस्ट टचेस द लाइन एंड गोस, डज नॉट इंटरसेक्ट। ठीक बात। यहां पर टेंजेंट कैसे होगी? इस डायरेक्शन में, P at C। So the direction of electric field may change at various positions. Also, it is not necessary that the electric field lines are straight. It may be a curve. आइए एक बात समझ में। अब एक चीज और है, इसी पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट अटैच कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और ये टेंजेंट उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। अच्छा मान लो करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे और एक ऐसे जा रही है, तो ये ठीक है, यहां पर कोई डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ऐसे टेंजेंट बनाओ, वो फील्ड की लाइन बता देगी, डायरेक्शन बता देगी। यहां पर बनाओगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ये दोनों फील्ड लाइन पे आ गया। अब ये फील्ड लाइन है, इसको पूछो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरफ है, और अगर इस फील्ड लाइन को पूछोगे इसको, तो फिर ये कहेगी कि नहीं यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। और आपको पता है वेक्टर्स में श्योर एंड सर्टेन एक डायरेक्शन होती है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। सो इफ देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट then it is overrule of vector laws, which is impossible for a vector। कोई भी वेक्टर लॉज को ओवरराइड नहीं कर सकता है। या ये कह दे कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शंस कैसे हो सकती है एक ही वेक्टर की, विच इज इम्पॉसिबल। सो two electric field lines can never intersect one another at any point. If they do,
यहां लिखा नो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। इफ दे डू दे वायलेट द वेक्टर रूल ऑफ डायरेक्शनल श्योरिटी at the point of intersection। जिस पॉइंट पर ये काट रही हैं उस पॉइंट पर वो डायरेक्शनल श्योरिटी को ओवररूल करती हैं। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्शन नहीं कर सकती। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, गिव द रीजन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ऐसे भी आया हुआ है, या फिर ऐसे आ जाएगा कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आया वो। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल उसका भी आंसर ऐसा ही है, क्योंकि वो भी वेक्टर है और यही रीजन होगा वहां पर भी, क्योंकि वेक्टर की दो डायरेक्शन होगी फिर तो, और दो डायरेक्शन तो वेक्टर अलाउ नहीं करता। इसमें फिर क्या है, दोनों का सुपरपोजिशन हो जाता है और नई डायरेक्शन बन जाती है फिर।